दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं और करंट अफेयर की क्लास लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा प्यार मिला आप सभी लोगों को, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी आपकी तरफ से कि प्लीज़ सर कैसे भी करके आप करंट अफेयर की क्लास लेकर आइए। तो मैं आ गया हूँ आपके बीच में और करंट अफेयर्स को पढ़ाने और पढ़ने दोनों में अब बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक मैं जो काम कर रहा था दोस्तों, ये मूल विधि के ऊपर काम कर रहा था। शायद आप लोग तैयारी नहीं करें मूल विधि का, बट मैं मूल विधि की बहुत ही स्पेशल क्लास बना रहा था और मैं उसमें बिजी था। अभी मेरा वो काम पूरा हो चुका है तो मैं आप सभी के बीच में आ चुका हूं। आज है 10 मई और 10 मई के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। यहां पे दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ जो उससे जुड़ी अन्य इंफॉर्मेशन भी होगी, जैसे जो स्ट्रेटजी का पोर्शन होगा वो भी मैं आपको साथ में कराते चलूंगा ताकि आपको और भी ज्यादा मजा आए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया दोस्तों, वहां जाकर के अगर आप चाहें तो इसका टेस्ट भी दे सकते हैं और तुरंत इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज हमारे लिए खास प्रश्न कौन कौन सी हैं। जी हां दोस्तों, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न और जल्दी से आप सभी इसका जवाब दीजिए कि सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। पहले ये बताओ कि सीमा सड़क संगठन क्या होता है। सर इसके बाद बातचीत हम कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीमा सड़क संगठन जो दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं बीआरओ के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? बीआरओ के नाम से जानते हैं। बीआरओ मींस क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नाम तो सुना ही होगा आप सभी ने। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और बीआरओ का जो स्थापना दिवस है, ये इस बार कौन से नंबर का स्थापना दिवस दोस्तों मनाया गया? तो याद रखें दोस्तों, ये बना था कब? याद रखेगा 7 मई 1960 को बना था। एक बात बताओ, अगर ये 1960 में बना होगा तो इस बार इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? ये 2021 चल रहा है, 60 में 60 और ऐड कर दोगे तो कहां आ जाएंगे? 2020 में आ जाएंगे। और एक साल और ऐड कर दोगे तो 2021 में आ जाएंगे। इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनने वाला हो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। यानी इस बार जो बीआरओ है यह अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिएगा। बात आती है दोस्तों कि हमारे लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों बीआरओ का जो काम है ना, वो काम बड़ा एंटीक टाइप का काम है। ये क्या करता है? खास करके याद रखेगा, जो उत्तरी हिस्सा है और जो पश्चिमी हिस्सा, उत्तरी पश्चिमी और कुछ पूर्वी हिस्से भी ले लीजिए। ठीक है, ये इन स्थानों पर क्या करता है? सड़क बनाने का काम करता है। क्या करता है? यह एक सड़क बनाने का काम करता है। और ये जो एजेंसी है, ये जो बीआरओ है, एक तरह की एजेंसी है। और ये किसके अंतर्गत काम करती है? तो याद रखेगा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। किसके अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक स्वतंत्र एजेंसी है जो काम पड़ने पर सड़क भी बनाती है, काम पड़ने पर पुल का निर्माण भी करती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि भारतीय सेना की झड़प चाइनीज आर्मी के साथ हुआ। ऐसे में भारतीय सेना को रसद पहुंचाना, उनके पास जो खाद्य सामग्री है वो मुहैया कराना, या उनके पास जो गोला बारूद है वो उपलब्ध कराना, यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता अगर वहां पर रोड न रहे तो, या किसी वजह से अगर पुल नहीं मिल पा रहा है या कम समय में उसको पहुंचाना हो तो यह बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन ये जो बीआरओ है ये सारा काम करती है। ठीक है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी दोस्तों कि बीआरओ ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। वो रिकॉर्ड क्या है, उस रिकॉर्ड के बारे में आपसे कुछ बताना चाहूंगा। वो रिकॉर्ड यह है दोस्तों कि बीआरओ के सहयोग से ही सबसे पहली बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क बनाई गई। क्या बनाई गई? सबसे ऊंची सड़क बनाई गई। पता है ये कितनी ऊंची है? पूरी दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में इसका नाम आता है। इसकी हाइट थी दोस्तों 19,300 फीट। आप सोच लो, एक ऐसा स्थान जहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। आप तो ऑक्सीजन की कीमत आप समझ रहे होंगे, कोरोना वायरस आ गया है कि पूरी दुनिया ऑक्सीजन की कीमत जान चुकी है। सोचो ऐसे स्थान जहां पर ऑक्सीजन की कमी ऑलरेडी रहती है, ऐसे स्थान पर जाकर के बीआरओ ने क्या किया है? सड़क बनाया है। कितना? 19,300 फीट। सोचो ऐसे स्थान पे तो आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आदमी को खाना पीना नहीं मिल रहा, ऐसे में पूरे के पूरे यंत्र और सामग्रियों के साथ जाकर के सड़क बनाना यह अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन काम था। और दोस्तों यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये जो लद्दाख में जो सड़क बनी है ना, यहां पर एक जगह स्पेशल फेमस जगह है, उसका नाम है उमलिंगमा टॉप। क्या नाम है? उमलिंगमा। ठीक है, उमलिंगमा टॉप उसका नाम है। तो याद रखेगा ये उस टॉप मतलब वो चोटी है जहां पर एक सड़क बनाई गई थी लद्दाख में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक पुल भी इसके द्वारा बनाया गया बीआरओ के द्वारा, जो कि पुल नहीं, पुल तो बहुत सारे बनाए गए, बहुत सारे, कई हजार पुल आज तक बीआरओ ने बनाए। कहा जाता है कि बीआरओ ने अब तक कुल 53,000 किलोमीटर तक का जो है सड़क बना के रेडी कर चुका है, केवल कैसे क्षेत्रों में?
ऐसे क्षेत्रों में जहां कुछ सुविधा मुहैया नहीं रहती, खास करके पहाड़ी इलाके में, खास करके उत्तरी और पूर्वी वाले हिस्से में भारत में यह काम उसने किया। इसके अलावा दोस्तों रोहतांग के पास में एक सुरंग का भी निर्माण किया है। रोहतांग के पास में सुरंग भी बनाया गया, वो भी इसी के द्वारा बनाया गया था। याद रखिए सुरंग इसलिए जरूरी था क्योंकि आपने लाहौल स्पीति का नाम सुना होगा। लाहौल स्पीति में हर समय वहां पर गाड़ियां नहीं चल पाती क्योंकि जब बर्फबारी होता है तो पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। पता है आपको, जब कहीं रोड पर बर्फबारी होता है तो उस बर्फबारी को हटाने का काम भी कौन करता है? यही बीआरओ करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस इसके हैं, ये आप याद रखिएगा। बाकी आपने अभी पीछे देखा कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करता है। रक्षा मंत्री इस समय कौन है? आप तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, राजनाथ सिंह जी इस समय क्या है? रक्षा मंत्री है। तो उनका नाम भी आप याद रखेगा। और 61वां स्थापना दिवस ये बीआरओ का मनाया गया, आप ये बात भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और याद रखेगा, ये बीआरओ सिर्फ भारत के लिए सड़क नहीं बनाई है, ये बीआरओ जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान का नाम मत लीजिए, बेकार सा कंट्री है, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, इन सभी देशों के लिए भी बीआरओ ने सड़क बना रखी है। ठीक है, इन सभी देशों के लिए, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने ज्यादा इंजीनियर नहीं है कि वो इतने जो है दुर्गम स्थान पे जाकर सड़क बनाए, पुल बनाए, लेकिन उन लोगों के लिए भी काम इस बीआरओ ने किया। तो इसको याद रखेगा। एक प्रश्न और यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बीआरओ के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेगा। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है। इनका नाम है राजीव चौधरी। क्या नाम है? राजीव चौधरी। ये इस समय क्या है? बीआरओ के महानिदेशक। अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं दोस्तों, तो याद रखिए आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। 7 मई 1960 राजीव चौधरी उत्तरी, पश्चिमी और खास करके पूर्वी और दुर्गम क्षेत्रों में यह सड़क बनाने का कार्य करता है। इतनी बातें दोस्तों आपको याद रखनी है इससे संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर थोड़ा सा डिटेल आपको दे रहा है, मैं डिटेल बताने पर समय नहीं खर्च करूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जो बातें अभी मैंने बताया वही सारी बातें यहां पर भी लिखी गई है। देखिए कई पड़ोसी देश लिख रहा है, भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, इनके लिए भी सड़क बनाया गया है। ये क्या करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सड़क निर्माण एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को ही, मुख्यालय छूट गया था। मुख्यालय इसका कहां पर है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और महानिदेशक राजीव चौधरी जी हैं। इतनी बात गांठ बांध लीजिए, इसके अलावा कुछ है नहीं यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिख रहा है कि किन 2 भारतीय रोवर्स ने टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त कर लिया है? देखिए आप सभी तो जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक जो है ये कहां होने वाला था। टोक्यो दोस्तों ये राजधानी है कहां की? जापान की। ठीक है, टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। जापान में 2020 में टोक्यो होना था, बट कोविड की वजह से क्या हो गया? ये टल गया, 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। अब ये 2021 में प्रस्तावित है। ठीक है, 2021 में होने जा रहा है, 2021 में होने जा रहा है और इसको क्वालिफाई किया है 2 भारतीय रोवर्स। उनका नाम क्या है? तो आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, अर्जुन जाट और अरविंद सिंह। याद रखिए यही वो 2 भारतीय हैं जिन्होंने क्या किया है? यहां पर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, एक तो आप ये प्रश्न याद रखेगा और दूसरा प्रश्न दोस्तों याद रखेगा कि ये कब से स्टार्ट होने वाला टोक्यो ओलंपिक? तो याद रखेगा ये 23 जुलाई से शुरू होने वाला है। कब शुरू होने वाला है? 23 जुलाई से शुरू होने वाला है और समाप्त कब होगा? तो ये समाप्त होगा 8 अगस्त को। ये कब होगा? 8 अगस्त को समाप्त होने वाला है। ठीक है, याद रखेगा। इसके अलावा पिछले साल ये टोक्यो ओलंपिक दोस्तों कब शुरू होने वाला था? तो 24 जुलाई को स्टार्ट होने वाला था, लेकिन इस बार इसको 23 जुलाई को स्टार्ट कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है जब वो 24 को शुरू होने वाला था तो 9 अगस्त को समाप्त होता। अगर पीछे वाली बात करें तो कौन सी? 2020 वाली बात करें तो, लेकिन वो तो कैंसिल हो गया। तो इस बार याद रखेगा 23 जुलाई को शुरू हो रहा है और 8 अगस्त को यह समाप्त होने वाला टोक्यो ओलंपिक। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी भी थोड़ा सा ये चल रहा है कि हो सकता है, क्योंकि हर देश जो है कोरोना से प्रभावित है और कोरोना को झेल रहा है, ऐसे में हो सकता है कि यह टल जाए, लेकिन इस बार हो जाएगा। पिछले बार कंडीशन ज्यादा खराब थी, इस बार जो है लोग कंट्रोल कर लिए, तो इसको आप याद रखेगा फिलहाल। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों और यहां पर याद रखेगा। ये तो टोक्यो ओलंपिक की बात कर लिया, एक है पैरा ओलंपिक। ठीक है, देखिए टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी बातें आप याद रखेगा, जैसे जो भी मैंने डेट आपको बताया। ठीक है, खास करके डेट आप याद रखेगा। टोक्यो ओलंपिक कहां पर होने वाला है? जापान में होने वाला है। कब होने वाला है? तो 2021 में होने वाला है। कब शुरू होने वाला है? डेट क्या है? तो याद रखेगा 23 जुलाई को शुरू हो रहा है, 23 जुलाई को शुरू हो रहा है और 8 अगस्त को समाप्त होने वाला है। यह आप याद रखेगा। इसके अलावा अगर मैं पैरा ओलंपिक की बात करूं तो पैरा ओलंपिक याद रखेगा दोस्तों, ये 8 अगस्त को समाप्त हो रहा है ना, तो
तो वो अगस्त में स्टार्ट हो रहा है। सेम डेट पर एक डेट आप आगे बढ़ा दीजिए, सिर्फ 24 अगस्त को कर लीजिए, 24 अगस्त, ठीक है। ये पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूं, होगा वो भी, ठीक है। पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूं, यहां पे लिख लीजिएगा पैरा ओलंपिक, ठीक है। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में क्या अंतर है, तो इसको भी आप सभी जानते होंगे, ठीक है। ये याद रखेगा, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए होता है। पैरा ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है 24 अगस्त को, लेकिन इतना लंबा ही नहीं चलेगा। ये 24 अगस्त को शुरू होगा और अगले महीने 5 सितंबर को क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो इस बात को भी आप याद रखेगा, ठीक है। एक चीज और यहां पे याद रखेगा, दुनिया में पहली बार ओलंपिक कब खेला गया था, तो आपने पढ़ा होगा कि एथेंस में खेला गया था, यूनान के एथेंस में खेला गया था 1896 में। पहली बार ओलंपिक कब हुआ था, 1896 में हुआ था, यूनान के एथेंस में हुआ था। कहां पर हुआ था, यूनान के एथेंस में हुआ था। उसके बाद से हर 4 साल पे ओलंपिक गेम खेले जा रहे हैं। पहली बार ऐसा है जब से स्टार्ट हुआ है, 125 सालों में पहली बार ऐसा है कि यह किसी विषम साल में खेला जा रहा है। विषम साल मतलब लास्ट में क्या है, 2021, ये विषम वर्ड है ना, ठीक है। सम कब होता है, जब ये 20 रहता, ठीक है। तो हर बार सम साल में खेला जाता था, इस बार विषम साल में खेला जा रहा है। आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और यहां पे याद रखिएगा दोस्तों, एक महिला है, नेत्रा कुम्मनन नाम है उनका, ठीक है। नेत्रा कुम्मनन, ये भी नाम याद रखिएगा, नेत्रा कुम्मनन, ठीक है। नेत्रा कुम्मनन भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर ली हैं। इनका नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि अभी हम जिन 2 भारतीयों का नाम देख रहे हैं कौन कौन से, एक अरविंद जी हैं, एक अर्जुन जी हैं, ये भारतीय नाविक हैं, भारतीय रोवर्स हैं, और ये एकमात्र महिला भारतीय रोवर्स हैं। उनका नाम भी आप याद रखेगा, महिला भारतीय रोवर्स हैं, क्या नाम है, नेत्रा कुम्मनन, ठीक है। ये भी आप याद रखेगा। इसके अलावा भी हाल ही में सीमा बिस्वा का नाम सुना होगा, सीमा का नाम सुना होगा, ठीक है। ये महिला पहलवान है, भारत से चौथी महिला पहलवान है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अभी हाल फिलहाल का न्यूज है, अभी मतलब रिसेंट में 1-2 दिन पहले की ये न्यूज है, तो इसको भी आप याद रखेगा। इनका पूरा नाम क्या दोस्तों, आपसे परीक्षा में भी पूछ सकता है, तो सीमा बिस्वा याद रखेगा, बिस्ला, ठीक है। ये भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए वही डिटेल आपके सामने आ गया कि 2 भारतीय रोवर्स हैं, एक का नाम है अर्जुन जाट, एक का नाम है अरविंद सिंह, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। बाकी सब बातें याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया। ये वनराज भाटिया जी कौन है भाई, ये वनराज भाटिया जी कौन है और इनके बारे में पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है कि वनराज भाटिया जी को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। मतलब कोई बड़े व्यक्ति रहे होंगे तभी पद्मश्री मिला। कब मिला था पद्मश्री? तो याद रखेगा 2012 में मिला था। कब मिला था? 2012 में इनको पद्मश्री मिला था। इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। मतलब कि और भी बड़े व्यक्ति हैं। और किस जमाने में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते थे? जिस जमाने में मैं तो पैदा नहीं हुआ था, 1989 में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता और इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने जीता है। इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये क्या थे? संगीतकार, चिकित्सक, लेखक, कलाकार। तो याद रखेगा ये एक संगीतकार थे। क्या थे? ये एक संगीतकार थे। इसको याद रखेगा। इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित संगीतकार वनराज भाटिया जी का निधन हो गया। उन्होंने टीवी श्रृंखला यात्रा और भारत एक खोज के लिए संगीत दिया था। भारत एक खोज एक रचना भी है। आपसे परीक्षा में पूछता है भारत एक खोज किसकी रचना है? तो बताइएगा जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। और बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें इन्होंने काम किया था। अंतिम जो इन्होंने काम किया था दोस्तों, ये अग्निवर्षा नाम का एक ओपेरा था जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। उसमें उन्होंने काम किया था। उनका आखिरी काम था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? देखिए जैसे G20 का नाम आता है आपके सामने तुरंत एक खाका खिंच जाता होगा कि वो 20 देश कौन कौन से हैं जो G20 में है। तो आप तो जानते होंगे G7 G20 के बारे में। अब एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, G20 की अगर मैं बात कर ही रहा हूं तो मैं पहले पिछले साल की बात करूंगा कि 2020 में G20 की समिट कहां पर हुई थी। तो याद रखिए कोरोना की वजह से यह जो है वर्चुअल समिट हुआ था। लोग अपने अपने देशों में बैठ करके समिट किए हुए थे और यह समिट हुआ था सऊदी अरबिया में। कहां पर हुआ था? सऊदी अरब में, ठीक है। सऊदी अरब इसकी मेजबानी किया हुआ था G20 की। कब? 2020 में। 2021 की बात करें दोस्तों तो 2021 वाले G20 समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इटली कर रहा है। इटली कर रहा है, ठीक है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कौन करेगा? तो इसके बाद याद रखेगा 2022 में कौन करने वाला है? तो मलेशिया करने वाला है, ठीक है। मलेशिया जो देश है दोस्तों यह करने वाला है। इसके बाद वाला कहोगे सर जान दो बस करो। नहीं नहीं मेरे भाई पढ़ लो इसके बाद वाला भी। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला समिट भारत करने वाला है, ठीक है। वैसे तो भारत
2022 वाला ही करने वाला था, बट बात नहीं बन पाई। तो याद रखिए 2023 का जो समिट है इसका जो है मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। दोस्तों इसको भी आप याद ही रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिए, कभी कभी आपसे नंबर पूछ लेता है, ये जो सऊदी अरबिया में हुआ था 2020 में किस नंबर का था, तो बताइएगा ये 15वें नंबर का था। किस नंबर का था दोस्तों, तो क्या याद रखेंगे, ये 15वें नंबर का समिट था, इसको याद रखेगा। जब ये 15 था तो इटली वाला कौन सा हो जाएगा, 16। मतलब इस साल जो G20 समिट हो रही है ये 16वीं समिट है, इसको भी याद रखेगा। और इसके बाद वाली में 17वीं और 18वें नंबर पे जो होगा वो भारत में होगा 2023 में। इतनी बात याद रखेंगे क्या। अच्छा सर आपने तो G20 समिट बता दिया, यहां तो G20 समिट में पर्यटन मंत्रियों की बैठक की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये जो पर्यटन मंत्रियों की बात कर रहा है, ये पर्यटन मंत्रियों की बैठक भी कहां होगा, जहां पे G20 समिट होगा, यानी इटली में ही यह बैठक हुई है। इटली में ही बैठक हुई है, कब हुई है, 4 मई को हुई है। कब हुई है, 4 मई को हुई है। और इसमें हिस्सा कौन लिया, तो भारत से जो पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जो है उनका नाम है प्रहलाद कुमार पटेल। क्या नाम है, प्रहलाद पटेल नाम है। तो याद रखेगा प्रहलाद जी ये जाकर के वहां हिस्सा लिए हुए थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये पर्यटन मंत्री है, नाम है पूरा प्रहलाद सिंह पटेल, पूरा नाम याद रखिए, स्वतंत्र प्रधानमंत्री हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये जाके उन्होंने क्या किया दोस्तों वहां पे, तो वहां जाकर के उन्होंने बातचीत किया होगा। और बातचीत में किस प्रकार की बातचीत किया, तो याद रखिए क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का रोजगार खत्म हो गया, पर्यटन समाप्त हो गया, तो उसको बढ़ावा देने के लिए बातचीत हुई, इसको याद रखिएगा। इस बार स्थानीय जो क्षेत्र होते हैं, जो गांव है, उनको भी पर्यटन स्तर पर लाने के लिए बातचीत चल रही है और उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे थे, इसको भी आप याद रखें दोस्तों। यहां पे जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ये इटली क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जब मैं पढ़ाता हूं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, नहीं समझ में आने वाली बात भी लोगों के समझ में आने लगती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए लिख रहा है कि केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 मई 2021 को इटली में आयोजित होने वाले G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय, नौकरियों की रक्षा करने और नीतिगत दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए यात्रा और पर्यटन की अस्थायी और लचीला रिकवरी का समर्थन देने के लिए पहल करना था। इसमें स्थानीय गांवों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये इसका मुख्य उद्देश्य था, उसको भी बात को रखा गया, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों और सुलह में जो समझौता हुआ था इसको समाप्त करने को लेकर के सुलह में योगदान देने वाले लोगों के लिए एक स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखेगा, आपको इमेज में दिख गया होगा कि 8 से 9 मई, कौन सा, 8 और 9 मई को दोस्तों यह दिन समर्पित है, इसको आप लोग याद रखेगा। अच्छा आपके सामने एक बात और आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दीजिए। दोस्तों अगर मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूं तो आप सभी को पता है कि यह विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था। यह बात तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। वो भी कब समाप्त हुआ, लास्ट में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया और जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तब जाकर के युद्ध समाप्त हुआ। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है दोस्तों, वह प्रश्न यह आता है कि यह शुरू किस डेट से हुआ था, उस तारीख को बताना है। 1939 में यह किस डेट से शुरू हुआ था, उस खाली डेट का नाम बताना है। तो याद रखेगा दोस्तों ये लड़ाई शुरू हुई थी 1 सितंबर को, ठीक है। कब शुरू, चलिए मैं अगला पेज ले लेता हूं और अच्छे से आपको बताता हूं इसके बारे में, ठीक है। बढ़िया सा आप एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। ये शुरू हुआ था कब, तो याद रखेगा, देखिए सब यही स्टैटिक प्रश्न होते हैं जो आपके परीक्षा में घूम फिर कर पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन में यहां से कंप्लीट कराने वाला हूं। तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 1945 में जाकर के दोस्तों ये समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि ये क्यों शुरू हुआ था, तो याद रखिए जर्मनी जो देश था ना, जो जर्मनी देश था, ये जर्मनी ने क्या कर दिया था, पोलैंड पर हमला कर दिया था। क्या कर दिया था, पोलैंड पर हमला बोल दिया था, ठीक है। याद रखेगा दोस्तों, मेरा जो वर्ड हिस्ट्री की क्लास जो मैंने लिया है, एक बार आप जाके क्लास देख लो, या क्लास मत देखना, आप जाके पहले कमेंट पढ़ लेना कि बच्चों ने उस क्लास पर क्या कमेंट दिया। अगर कमेंट आपको अच्छा लगेगा तो वर्ड हिस्ट्री की क्लास पढ़ना, अन्यथा मत पढ़ना। बता दूं आपको, बच्चों ने, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बच्चों ने कमेंट लिखा है कि सर आपने ऐसे हिस्ट्री को पढ़ा दिया, वर्ड हिस्ट्री को, ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ऐसे बता दिया जैसे हमारे सामने कोई पिक्चर चल रही हो। तब तो हमारे पास ऐसा इंटरेक्टिव बोर्ड भी नहीं था, मैंने सामान्य बोर्ड पर सिर्फ मार्कर से पढ़ाया है, लेकिन क्या गजब का पढ़ाया है। बाद में अब कभी मैं अगर अपनी ही वीडियोस को देखता हूं तो मुझे पढ़ करके बड़ा मजा आता है। मैं आपसे देखने के लिए कतई नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे खाली इतना कह रहा हूं कि एक बार आप कमेंट पढ़ना, उसके बाद डिसाइड करना कि देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है। तो याद रखेगा, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था और इसी के साथ जर्मनी
जर्मनी ने उल्लंघन किया था वर्साय की संधि का। ठीक है, किसका उल्लंघन किया था? वर्साय की संधि का उल्लंघन किया था। ठीक है, इसीलिए दोस्तों याद रखेगा यह विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। यह विश्व युद्ध दो गुटों ने लड़ा था। एक गुट का नाम था धुरी राष्ट्र। क्या नाम था? एक गुट का नाम था धुरी राष्ट्र, और दूसरे गुट का नाम था मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो ऐसे बट करके लड़ा गया था, धुरी और मित्र। इसको भी याद रखेगा थोड़ा सा। एक प्रश्न और दोस्तों यहां पे आप याद कर सकते हो, इसमें कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? आप हमेशा पढ़ते हो और हमेशा भूल जाते हो। कहोगे सर ऐसा कुछ टेक्निक बताओ ना कि हमको हमेशा के लिए याद हो जाए। चलो और टेक्निक बताता हूं दोस्तों। ये विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? तो आप कहोगे 1939 में शुरू हुआ। जरा 39 को मैं अलग कलर से लिखना चाहूंगा, कोई दिक्कत आपको? 1939 से शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद समाप्त कब हुआ? 1945 में यह द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह समाप्त हो गया। ठीक है, ये दो बातें हो गई। देखिए अब क्या करना है आपको, जरा इस 9 में से 3 को घटाओ। अरे माइनस माइनस में मत घटाओ, जनरली घटा दो। तो कहोगे सर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। इधर 4 में से 5 घटाओ या 5 में से 4 घटाओ, माइनस की चिंता मत करो, 1 आ गया। दोनों को एक साथ लिख दो, यानी उत्तर क्या आ गया? 61। क्या आ गया? 61। कभी गलती से भी आपके दिमाग से नहीं उतरेगा ये बात। 61 देशों ने कुल हिस्सा लिया था किसमें? इस विश्व युद्ध में। ठीक है, इस विश्व युद्ध से संबंधित 2-3 बातें और नोट करो। चलो बढ़िया से नोट करो दोस्तों। आपको पता होगा कि 2 परमाणु हमला अमेरिका ने जापान के ऊपर किया था। एक परमाणु हमला किया था 6 अगस्त को। क्या किया था? 6 अगस्त को। एक परमाणु हमला किया था 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो याद रखेगा 2 किया था दोस्तों। 6 अगस्त को कहां पे किया गया था? ठीक है, तो 6 अगस्त को हुआ था हिरोशिमा पर। क्या किया गया था? कहां पर? हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया था अमेरिका ने। ठीक है, 9 अगस्त को कहां किया था? तो नागासाकी पर बम गिराया गया था। नागासाकी पर बम गिराया गया था। ठीक है, कभी कभी एक प्रश्न और आपसे पूछ लेता है यहां पर कि भैया इसमें बम का नाम बता दीजिए कि वो बम कौन सा था जो गिराया गया था। तो इस बम का नाम मैं आपको बता दूं। जो पहला वाला बम था दोस्तों, इसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय, छोटा वाला भी गिराया गया, लिटिल बॉय के नाम से एक बम गिराया गया। जो दूसरा वाला गिराया गया इसका नाम था फैट मैन। ठीक है, फैट मैन। ठीक है, तो ये 2 बम थे, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जब ये बम गिराने के लिए जो लोग गए थे ना, जो लोग गए थे प्लेन से दोस्तों, वो थोड़ा सा अपने टाइम से लेट भी पहुंचे थे। तो अमेरिका के जो लोग थे ना, जो रक्षा विभाग के लोग, तो परेशान हो गए कि भाई यहां से जहाज उड़ा और गया क्यों नहीं। तो याद रखिए इसी समय एक जेट स्ट्रीम हवा बहती है जिसको आप आसमानी हवा बोलते हैं, उस जेट स्ट्रीम की खोज भी हुई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिया। अब तो आप समझ गए होंगे यहां जो सही उत्तर है क्या है। ये 8 और 9 मई को यह मनाया जाता है। याद रखेगा किसके लिए? तो जो लोग अपनी जान गंवा दिए थे। कितने लोग अपनी जान गंवाए थे? अरे उसके पहले सर ये बता दो कितने लोगों ने हिस्सा लिया था। थोड़े बहुत नहीं दोस्तों, कुल 10 करोड़ लोगों ने इस विश्व युद्ध में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। इसमें से करीब 5 करोड़ से अधिक लोगों ने क्या किया था? अपनी जान गंवाई थी। थोड़े बहुत नहीं, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई थी इस युद्ध में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी यहां पर दे रहा है एक प्रश्न और आप याद रखेगा, ये कौन से नंबर की वर्षगांठ है। जैसे बीआरओ वाला हमने पढ़ा ना, तो हमने पढ़ा कि 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। वैसे ही वर्षगांठ कौन सी है? तो याद रखेगा 76वीं वर्षगांठ है। यह लिखा होगा कहीं पर यहां पर। ठीक है, 76वीं वर्षगांठ है द्वितीय विश्व युद्ध की, तो आप इसको भी याद रखेगा। और ये जो दिन मनाया जाता 8 और 9 मई को, इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सन 2004 में किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आगे लिख रहा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया, इसका नाम क्या है। सर बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न पूछ दिया, छोड़ो ना यार, मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताता हूं। जब अलग तरीके से बताऊंगा ना तो आपको चीजें पढ़कर और मजा आएगी। चलो आ जाओ, कुछ अलग से पेज लेते हैं और कुछ अच्छी बातें करते हैं। दोस्तों आपने छोड़ो, यूरेनियम का नाम से अगर आपको डर लगता है ना, कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न मैं आपको देता हूं, अभी आपको मोहब्बत हो जाएगा, फिर यूरेनियम के बारे में अच्छे से चर्चा कर लेंगे। दोस्तों एक सामान्य सा प्रश्न पूछता है कि यूरेनियम के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य आगे है, कौन सा राज्य आगे है, ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जो आंध्र प्रदेश है, भारत में जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश क्या है, यूरेनियम के उत्पादन में सबसे अग्रणी स्थान है, अग्रणी राज्य है, सबसे पहला राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जो है ये यूरेनियम का उत्पादन होता है। ठीक है, अच्छा यूरेनियम में दोस्तों आपने नाम पीछे देखा, देखो 2-3 यूरेनियम, 214, 215, 216, 230 ऐसे आपको अलग अलग नाम दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन आपको मैं और बताना चाहूंगा, अच्छा एक चीज और याद आ गया मेरे दिमाग में, मैं आपको डिस्कस कर लूं क्या यहां पे। एक प्रश्न और विश्वविद्यालय में अभी दिमाग में आया, अगर नहीं बताऊंगा ना तो बार बार दिमाग वहीं जाता रहेगा। ठीक है, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक प्रश्न आपसे पूछता है कि जब ये लड़ाई चल रही थी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। इसको हटा दूं,
उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये एक प्रश्न पूछता है। अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे, एक प्रश्न ये पूछता है। और एक प्रश्न और पूछता दोस्तों, उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, एक प्रश्न ये भी पूछता है। तो याद रखेगा राष्ट्रपति में इनका नाम था डी रूजवेल्ट। क्या नाम था, डी रूजवेल्ट नाम था। और इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो याद रखेगा विंस्टन चर्चिल थे। क्या नाम था इनका, विंस्टन चर्चिल नाम था। ठीक है, दिमाग में आ गया, अगर नहीं बताता ना तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता, परेशान हो जाता हूं मैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। आगे आते हैं दोस्तों, और अगले प्रश्न में जो मैं ये वाला प्रश्न बता रहा था, तो इसमें दोस्तों एक बात याद रखेगा कि यहां पर जो यूरेनियम है इसकी खोज जो हुई थी दोस्तों, देखिए अगर पुराने यूरेनियम की बात करें जो आंध्र प्रदेश में मिलता है, तो इस यूरेनियम को बोलते हैं यूरेनियम 238। क्या बोलते हैं, यूरेनियम 238 कहा जाता है। यूरेनियम को यू लिखते हैं और 238 याद रखेगा ये होता है। ठीक है, यूरेनियम 238, ये जो यूरेनियम 238 होता है ये प्राकृतिक होता है। क्या होता है, ये प्राकृतिक होता है। लेकिन यहां पे नया क्या हुआ दोस्तों, यहां पे नया ये हुआ है कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए यूरेनियम की खोज की है, बनाया है, लैब में तैयार किया। इतने खतरनाक वैज्ञानिक है, बहुत सारी चीजें ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चीन ने अपने लैब में तैयार किया, उस यूरेनियम का नाम दिया है यूरेनियम 214। क्या नाम दिया है, यूरेनियम 214। आप कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस जानने से पहले दोस्तों मैं कुछ बातें हैं जो बताना चाहूंगा आप सभी को कि वो बातें आप याद रखिए। जैसे याद रखिए, कहा जाता है यूरेनियम के बारे में नहीं, किसी भी चीज के बारे में कहा जाता है कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप ले लीजिए, किसी भी एलिमेंट की अगर आप बात कीजिए, आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का वीडियो पढ़ा होगा, उसमें सारी बातें मैंने आपको बताया कि कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आप कहोगे सर ये बातें आप बता क्यों रहे, ये बातें यहां अपवाद स्वरूप है, मैं इसलिए चर्चा करना चाह रहा हूं। तो याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, इन आइसोटोप्स में याद रखेगा प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। इन आइसोटोप्स में क्या होता है, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है। लेकिन 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 अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम में याद रखेगा यहां पर संख्या थोड़ी चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बदल जाती है, तो इसलिए भी यहां पर एक प्रश्न आपसे कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो पुराना वाला था ना दोस्तों 238, इस 238 वाले में न्यूट्रॉनों की जो संख्या पुराने वाले में पाई गई थी, वो पाई गई थी 146 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं यहां पर। ठीक है, 146। लेकिन ये जो चीन वालों ने डेवलप किया, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिली है 122, यानी बहुत कम न्यूट्रॉन है। आज तक कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं बना जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी ज्यादा कम पाई गई हो। ठीक है, तो एक तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो शायद से आपकी परीक्षा में थोड़ी सी मदद हो जाए। ठीक है, इसको याद रखेगा, चीन के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया, यूरेनियम 214 इसका नाम है। इसमें जो संख्या है न्यूट्रॉनों की वो कितनी है, तो याद रखेगा न्यूट्रॉनों की संख्या 122 है। कितनी है, 122। ये प्रश्न में आप जरूर याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। देखिए 146, 122 सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा तो आप सभी जानते होंगे, नासा एक स्पेस एजेंसी है, किसकी, अमेरिका की। जैसे हमारे यहां की स्पेस एजेंसी है इसरो, हमारे यहां की स्पेस एजेंसी कौन सी है, इसरो है। ठीक है, नीचे लिख दूं, आगे ऊपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसरो याद रखेगा। उसी प्रकार नासा जो है दोस्तों, ये कहां की एजेंसी है, अमेरिका की एजेंसी है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, नासा की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेगा 29 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी, 29 जुलाई को हुई थी। और सन कौन सा था, 1958, 29 जुलाई को नासा की स्थापना हुआ था। जबकि अगर मैं इसरो की बात करूं तो इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त को। बड़ा अच्छा दिन है सर, हमको तो याद हो जाएगा, याद कर लीजिए, अच्छी बात है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। यह वही साल है दोस्तों जिस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, पहली बार भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यह भी याद रखेगा, 15 अगस्त को इसरो की स्थापना हुई है और इसके ठीक 11 साल पहले 29 जुलाई को नासा की स्थापना हुई है। इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह बेंगलुरु में है। कहां पर है, यह बेंगलोर में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेगा इसके अध्यक्ष हैं
के सिवान। क्या नाम है? के सिवान। जैसे इसके अध्यक्ष है ना, वैसे आपसे पूछ रहा है कि नासा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ठीक है, तो नासा के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन नाम है, नेल्सन। ठीक है, बिल नेल्सन नाम है, तो इसको याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एलन मस्क के अलग सा नाम है, टेस्ला कंपनी का मालिक है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है, याद रखेगा। आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, वो स्पेस एक्स पे जो काम है वो कंपनी भी किसकी है? एलन मस्क की है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। बिल नेल्सन जो है यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिख रहा है कि बिल नेल्सन ये नासा के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और नासा अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र स्पेस एजेंसी है। इसका गठन 29 जुलाई 1958 को किया गया था। नासा के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान में अपोलो था, अपोलो का नाम तो सुना होगा, जो चंद्रयान मिशन था। अभी चंद्रमा के लिए एक और मिशन चल रहा है, बहुत बड़ा मिशन है नासा का, जिसका नाम है आर्टेमिस। कौन सा मिशन है? आर्टेमिस। ठीक है, आर्टेमिस भी याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई लैब स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ये सभी प्रमुख हैं इससे संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, ये प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स क्या है, पहले होता क्या है, इसमें ये पता रहेगा तब आप जान पाओगे कि हाँ इसमें किसका कौन सा स्थान है। ऐसे उठाया रट लिया तो क्या मतलब है। देखिए प्राइम ग्लोबल सिटीज जो इंडेक्स है दोस्तों, ये क्या करता है कि खास करके जो परिसंपत्तियां होती हैं, उन परिसंपत्तियों के मूल्यों में क्या बदलाव होता है, संपत्तियों के मूल्यों में होने वाले बदलाव का अध्ययन करता है। संपत्तियों के मूल्यों में होने वाले बदलाव, मूल्यों में होने वाले बदलाव का यह अध्ययन करता है, यहां पर देखा जाता है और इसके हिसाब से रैंकिंग बनाई गई। तो जब रैंकिंग बनाई गई तो पता चला कि जो सबसे तेजी से संपत्तियों के मूल्य बदलने वाले स्थान है, उनमें 3 स्थान किसके हैं लगातार, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, ये चीन का रहा है। किसका रहा है? चीन का रहा है। तो इसमें याद रखेगा दोस्तों, ये शेंजन जो है, ये शेंजन का पहला स्थान है। किसका स्थान पहला है? शेंजन का पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? तो दूसरा स्थान है संघाई का, शेंजन, संघाई, ये सब सिटी हैं। अगर मैं चीन की राजधानी की बात करूं तो उसकी राजधानी बीजिंग है। कहां पर है? बीजिंग इसकी राजधानी है। और तीसरे नंबर पे गुआंगझाऊ का नाम सुना होगा। किसका? गुआंगझाऊ। ठीक है, गुआंगझाऊ ये तीसरे नंबर पर है। इसी तरह से अगर मैं भारतीय राज्यों की बात करूं तो भारतीय राज्यों में दोस्तों दिल्ली यहां पर आता है 32वें नंबर पर और मुंबई आया है दोस्तों 36वें नंबर पर। 32 और 36 याद रखेगा, ये इस इंडेक्स में याद रखेगा। 32 यहां लिख दूं मैं, गड़बड़ हो गया। ठीक है, 32वें स्थान पर दिल्ली और 36वें स्थान पर कौन है? मुंबई का नाम है। इसको भी आप याद रखेगा। शेंजन इस प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहले स्थान पर है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन है? संघाई है। तीसरे स्थान पर गुआंगझाऊ है। 32वें पर दिल्ली है और 36वें पर मुंबई है। तो आप इसको भी याद रखेगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मम्मी की खोज की है, जो कि एक गर्भवती महिला की मम्मी मानी जा रही है। दोस्तों ऐसा नहीं कि मम्मी आज मिली है, मम्मी बहुत पहले मिली थी, लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि वो मम्मी किसकी है, क्योंकि मम्मी जिस ताबूत में रखा जाता उस ताबूत पर एक पुजारी पंडित का नाम लिखा हुआ था, तो लोगों को लगा कि यह मम्मी पुजारी पंडित की है। लेकिन बाद में एक्सरे और मशीनों से जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पुरुषों के लिए जो जननांग होते हैं वो इस मम्मी पर नहीं थे और यह मम्मी एक गर्भवती महिला की मम्मी है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गर्भवती महिला की मम्मी मिली हो। ठीक है, इसलिए मामला थोड़ा सा और अच्छा हो गया। ठीक है, और ज्यादा चर्चा में आ गया। यह किस स्थान से संबंधित है? तो याद रखेगा ये पोलैंड जो स्थान है, अभी जिसकी चर्चा हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कर रहे थे कि जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पर हमला किया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। ठीक है, क्योंकि जर्मनी ने यहां पर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था। वर्साई की संधि का उल्लंघन, हालांकि देखिए युद्ध 1939 में शुरू हुआ, लेकिन वर्साई की संधि जर्मनी ने 1935 में ही तोड़ दी थी। ठीक है, वो बात एक अलग बात है, आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहां याद रखेगा दोस्तों, पोलैंड क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? एकदम सिंपल बात की बात बता रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और कहा गया कि जो मम्मी है दोस्तों, ये मम्मी पोलैंड में कब आई थी? तो याद रखिएगा, यहां पर बताया गया कि ये 1826 में ये मम्मी आई थी। सोचिए कितनी पुरानी मम्मी है। 100 साल से अधिक समय बीत चुका है। ये 200 साल हो जाएगा, ये 2026 में 200 साल आ जाएगा। ठीक है, 2004 अरे कितना साल, 5 ही साल तो बचा है, तो 195 साल पुरानी मम्मी है, जो कि अभी भी इसके बहुत सारे पार्ट सुरक्षित हैं। तो इसको भी याद रखेगा। आगे देखिए 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए, कह रहा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2100
तक वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अभी कौन सा सन चल रहा है, अभी जो सन चल रहा है दोस्तों ये चल रहा है 2021। ठीक है, 2021 से बढ़ते बढ़ते जब हम पहुंचेंगे सन 2100 में, तभी जो वैश्विक तापमान है जो अभी है इसमें इजाफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो कहा गया वृद्धि हो जाएगी, ये परसेंट में नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में। 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। परसेंटेज आप यहां से काट लीजिए और काट करके इसके स्थान पे डिग्री सेल्सियस नोट कर लीजिए, क्योंकि तापमान हमेशा डिग्री सेल्सियस में बढ़ता है। तो याद रखेगा 2.4 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। एक बात और यहां कहना चाहूंगा, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये इतना हड़कंप मचाने का विषय नहीं है। यहां पर यह आंकड़ा पहले भी आ चुका है। पहले कहा गया था कि 2.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, बाद में कहा गया 2.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई, और अब कहा जा रहा है कि 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। दुनिया भर के 36 देश और जो यूरोपियन यूनियन है, इन लोगों ने मिलकर के एक फैसला लिया था। क्यों 36 देश ने ही लिया था, क्यों, जैसे बात आ गई क्यों 36 देश की बात सर आप खाली कर रहे हैं, क्योंकि ये 36 देश प्लस यूरोपियन यूनियन मिलकर के दुनिया भर के जो 80% कार्बन है उसका उत्सर्जन करते हैं, और जितना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा दुनिया में वैश्विक तापमान उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर वैश्विक तापमान बढ़ ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 2.5% बढ़ ही जाए तो क्या हो जाए, अभी बताता हूं क्या हो जाए, पहले ये जान लीजिए। तो इसलिए दोस्तों यहां पर 36 देशों के साथ इस यूरोपियन यूनियन की बात हो रही थी। ठीक है, ईयू की बात हो रही थी, और इन लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया था कि अगर हम लोग मेहनत किया जाए तो इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने दिया जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एकदम शून्य तो कर नहीं सकते। दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो कार्बन निगेटिव देश है। ठीक है, अभी उसके बारे में बताता हूं, पहले इसको याद रखें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 2.4%। आ जाओ, अब इससे जोड़ करके मैं कुछ और मामलों को बताता हूं। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि दुनिया में एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है, उस देश का नाम क्या है, तो याद रखेगा परीक्षा में यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कार्बन निगेटिव देश। ठीक है, कार्बन निगेटिव देश। ठीक है, निगेटिव देश ये है भूटान। कौन है, भूटान। ठीक है, याद रखिए सभी देशों के पास कुछ दिया गया है कि आप इतना ही कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे देश को कहा गया भाई कि आप 100 टन कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, और ऐसे में हमारा देश अगर 150 टन कार्बन का उत्सर्जन करेगा तो ये तो गलत है, तो उसको 50 टन क्या करता है। मान लीजिए यहां पर भूटान को कहा गया कि भाई आप 70 टन कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, लेकिन भूटान ने क्या किया, केवल 10 टन उत्सर्जन किया। तो भूटान के पास 60 टन ज्यादा है, 60 टन वो और उत्सर्जन कर सकता था बट किया नहीं। ऐसे में क्या करता है, भूटान अपने कार्बन उत्सर्जन को बेच देता है किसी और देश को। ठीक है, क्या दे देता है, बेच देता है। अब भारत को जरूरत थी 50 टन की, भारत ने यहां से 50 टन क्या कर लिया, खरीद लिया कि तुम्हारे हिस्से में मैं धुआं उड़ा लेता हूं। ठीक है, ऐसा करके, तो इसको याद रखिए, ये ऐसे समझाने का तरीका है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2.4% दोस्तों यहां पर कहा गया। दोस्तों एक का COP26 होता है। कॉप माने होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अगर हम बात करें, इसको शॉर्टकट में कॉप बोलते हैं, और इसका नाम है COP26। क्या नाम है, COP26। ये दोस्तों COP26 जो होने वाला है 2021 में होने वाला है, और कब होने वाला है, तो नवंबर महीने में प्रस्तावित है। दोस्तों इसमें हो सकता है जाकर के कुछ निर्णय लिया जाए कि ये 2.4% आया तो क्या इससे कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये बात आएगा। और ये होगा ग्लासगो शिखर सम्मेलन के तहत। किसके तहत, ये ग्लासगो शिखर सम्मेलन के तहत होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, अभी आपके सामने एक और प्रश्न मैंने किया था कि अगर कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होने लगे और वैश्विक तापमान बढ़ जाए तो इससे क्या नुकसान है। दोस्तों वैश्विक तापमान का बढ़ जाना मतलब सीधे सीधे याद रखिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पूरी पृथ्वी गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पृथ्वी गर्म हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, अगर पृथ्वी गर्म हो जाए तो क्या होगा, याद रखिए दुनिया भर के जो ग्लेशियर है ना, अगर मैं हिमालय की ही बात कर दूं तो याद रखिए पूरे के पूरे ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। और अगर ग्लेशियर पिघल गए तो एक ग्लेशियर पिघल करके नदी के रूप में फिर बहते हुए आगे आएंगे और जाकर के समुद्रों से मिल जाएंगे। तो समुद्र में अगर ये पूरे ग्लेशियर चले गए ना, तो याद रखिए समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। और अगर जल स्तर बढ़ा तो जिस बंबई को आज हम देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी बंबई डूब जाएगी। याद रखिए बंबई किस द्वीप पर बसा हुआ, तो याद रखिए कभी कभी परीक्षा में यह भी आपसे पूछता है, तो याद रखेगा सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप है दोस्तों, सालसेट द्वीप पर ये बंबई बसा हुआ है, और ये बंबई डूब सकती है अगर ये जलस्तर बढ़ गया। बंबई नहीं, दुनिया भर के बहुत सारे द्वीप क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। एक तो प्रश्न आप इसको याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा, इसके अलावा जो प्रवाल भित्तियां होती है ना,
जो प्रवाल भित्तियां होते हैं, ये प्रवाल भित्तियां भी क्या हो जाएंगी, कोरल रीफ जिसे आप कहते हैं। दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ है, कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के पास में। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से की तरफ दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ये प्रवाल भित्ति भी क्या हो जाएंगी दोस्तों, याद रखेगा, समाप्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नरसंहार भी है और इससे जीवों का संहार भी होगा, इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा जो अभी वैश्विक जल तनाव चल रहा है, वैश्विक जल तनाव क्या है दोस्तों, दुनिया भर में जल संकट जो चल रहा है, जल संकट, ठीक है, ये जल संकट बढ़कर के दोगुना हो जाएगा। अभी आप जो पीने के लिए पानी खरीद रहे हो ना, कल धोने के लिए पानी खरीदोगे। ठीक है, चलो फ्लो की बात है, तो याद रखेगा बहुत प्रॉब्लम है इससे, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों दुनिया भर के, कहा जा रहा है, एक आंकड़ा आया है कि दुनिया भर के 10 मिलियन से ज्यादा लोग इसके कारण प्रभावित होंगे अगर वैश्विक तापमान बढ़ा तो। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग जो है प्रभावित होंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में आपसे हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए, तो इसको याद रखेगा। ये सारी बातें भी यहां लिखी गई हैं। ठीक है, आज की बातें समाप्त होती हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि स्टडी 91 आपके लिए लाया है फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट, तो अगर आप चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया, वहां जाकर टेस्ट दीजिए। या एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड किया है, तो अगर एप्लीकेशन में करंट अफेयर नहीं चल रहा हो तो याद रखें एक अपडेट आया हुआ है, ऐसे में आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर देंगे दोबारा, तो फिर से वो करंट अफेयर का पूरा चीज एकदम सही हो जाएगा। इसके अलावा फ्री वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं पूरे ऐप पर, हर विषय की क्लासेस फ्री में दी जा रही है आपको। पीडीएफ के लिए एक अलग से मैंने सेक्शन बना दिया कि आप चाहें तो एग्जाम वाइज या सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोगों ने पीडीएफ अपडेट करना शुरू किया है दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग अवेलेबल है, वन लाइनर बुलेटिन अवेलेबल है, इसको भी याद रखिए। चलिए, कुछ यहां पर अच्छे कोटेशन दे रहे हैं बढ़िया सी फोटो के साथ। और कोटेशन क्या कहता है, कोटेशन में बहुत बड़ी बात लिखी है, छोटी मोटी नहीं, लिखा है सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर रख दो तो बेशक रोशनी कम हो लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा आज की करंट अफेयर की क्लास में। ऐसे ही अच्छे फैक्ट मैं हर क्लास में लेके आऊंगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।